नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी जोरों पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वार पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ बीजेपी सभी वर्गों को साधने में जुटी है और दावा कर रही है कि सभी वर्ग हमारे साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि 36 बिरादरी कांग्रेस की सरकार बनाने का मनब बना चुकी है। चर्चा होगी इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी दल सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में बीजेपी की ओर से दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश भर के अनुसूचित समाज के लोगों ने बीजेपी के साथ चलने का बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पूरी तरह से विश्वास से लबालब नजर आए। वे अपने संबोधन में ऐसे समाज के लोगों से बड़ी सरल भाषा में संवाद करते हुए उनके दिलों में बीजेपी के लिए जगह बनाने में सफल रहे। बाबा साहब को अगर हम याद करते हैं तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक थे, चिंतक थे, संविधान लेखक। उन्होंने संविधान की मूल रचना उन्होंने की और राष्ट्र निर्माता, और फिर वर्तमान सरकार के समय में भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले। हम भले ही कितनी उपाधियां दे दें, लेकिन अगर बाबा साहब से अगर उस समय पूछ लिया जाता कि आपको कौन सी उपाधि पसंद आएगी, तो मैं आज एक निश्चित मत बनाकर कह रहा हूं कि वो ये कहते कि मुझे वंचितों का, गरीबों का, दलितों का, उनकी पीड़ा दूर करने वाला एक व्यक्ति, यही मुझे उपाधि चाहिए और मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, जरूर कह देते। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर मामले की बारीकियों को समाज के लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि 20% आरक्षण अनुसूचित जाति का ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ये सारा इकट्ठा ऐसी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है, तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे अभी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है, तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। 20% रहेगा, वहीं कहीं और जाएगा नहीं। दोनों जगह पूरा नहीं होगा तो बैकलॉग रहेगा। तो इसलिए इस विषय में आपको कांग्रेस के लोग बहकाएंगे, खूब आपको भ्रम में डालेंगे, लेकिन हम अपनी समाज की एकता बना करके रखने के लिए एक न्याय का जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर ही चलना है। वहीं प्रदेश के मुखिया नायब सैनी भी चुनावी दौर में बैक टू बैक रैलियां कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के जाट समाज को किए गए दावे को सिरे से नकार दिया। साथ ही हर वर्ग को बीजेपी के साथ होने की बात कही। जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है। जाट का क्या शोषण नहीं किया? जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जाट वोट दे रहा बीजेपी को। अरे जाट देशभक्त कौम है, वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं। वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते, और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वो लगे हुए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ जाट समाज और ये एससी समाज का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। एससी समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोट देने वाला है। और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भाई मुस्लिम भी वोट देगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। हर दल सत्ता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की जनता का झुकाव किस राजनीतिक दल की ओर रहता है, वह किस दल के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो हरियाणा की चुनाव में किस जाति का कितना प्रभाव है और किस पार्टी ने इस बार दबदबा ज्यादा बनाया है और प्रत्येक जातियों पर कौन बेहतर दांव खेल रहा है, चर्चा इसी को लेकर करेंगे। शुरुआत करते हैं नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी की। राजवंत
डाइनवाल प्रवक्ता एनएलडी के और विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के हमारे साथ चर्चा में इस समय जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका, राजवन जी आपका, विवेक जी आपका चर्चा में। नेहा धवन, पहला सवाल आपसे होगा, जिस तरह से प्रत्येक जातियों को लेकर देखिए सभी पार्टियां इस समय दांव खेल रही हैं। हालांकि डिबेट में आप लोग यही कहते हैं कि अब हमारी पार्टी जातिवाद से अब ऊपर उठ चुकी है, लेकिन ये तो फैक्टर देखिए बहुत बड़ा है और उस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। नेहा धवन, देखिए सागर जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आपने जो आज का विषय लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसमें जो भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने एक जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम किया था। हरियाणा प्रदेश की जनता को भी उन्होंने इस विषय में भ्रम फैलाए थे कि आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा और आरक्षण को खत्म करने में जुटी है भाजपा। तो इस नरेटिव को, इस भ्रम को अब कंप्लीटली दूर करने के लिए आपने आज की जो ये डिबेट भी आयोजित किया, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भ्रम दूर होने चाहिए और सत्य बाहर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगी इस विषय को रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल बात सही है कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा जाति और धर्म में बांटने का काम करता है। उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने की है कि सुप्रीम कोर्ट में आज से ये जो केसेस चल रहे थे जिसमें आरक्षण को लेकर कुछ वर्गीकरण करने के विषय आया था या क्रीमी लेयर का विषय आया था, ये आज के केस नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद के केस नहीं है। ये 2004, 2003, 2005 के समय में कुछ ऐसी वर्ग जो हैं, कुछ ऐसी समाज की जो जातियां हैं, उन्होंने ही कोर्ट में केस किया हुआ था कि हमें जो है वो आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और उस पर चर्चा चलते हुए सुप्रीम कोर्ट का अभी जो हमारा समय है, इस समय पर उनका कुछ जो है रिजल्ट हमारे सामने आया। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो बात आ रही थी कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए SC ST आरक्षण में, या इस आरक्षण के बीच में क्रीमी लेयर आनी चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था। वो केवल ऑब्जर्वेशन थी, वो कोई जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं था। उन्होंने केवल ऑब्जर्वेशन दी थी, डायरेक्शन नहीं दी थी। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं स्पष्टता से एक बात कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कानून मंत्री मेघवाल जी ने, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, जिस पर भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में किया। लेकिन हमने अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि इसमें हमने नकार दिया है, इसको अस्वीकार कर दिया है। हम क्रीमी लेयर SC ST, चलिए ठीक है नेहा जी, मतलब कि आप लोग भी चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, इसीलिए क्रीमी लेयर को हटा दिया। परिचय एक बार करवा दूं, राजवंत डाइनवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एनएलडी के। नेहा जी लौट कर आएंगे, देखिए अभी डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, सबका एक एक बार परिचय कर लें। आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगी बात पूरी। अगली लाइन में बहुत कम शब्दों में करूंगी। दूसरी बात ये आई थी कि वर्गीकरण, दूसरा जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो ये कहा था कि जो 20% आरक्षण है वो 20% कम नहीं होगा, बिल्कुल भी ना देश भर में ना हरियाणा राज्य में कम नहीं होगा। 20% आरक्षण 20% रहेगा। तीसरी बात थी जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है वो ये कहा था कि जिन जो भी A और B, SC A और SC B जो वर्ग हैं, उनमें से अगर एक वर्ग ने ये कहा है कि हमें, या किसी जातियों ने ये कहा है कि हमें प्रॉपर आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि इस 20% को SC समाज के सभी जातियों के अंदर ही वर्गीकृत किया जाए। ना तो 20% कम होगा, वो SC समाज के SC A और SC B कैटेगरी के अंदर ही वर्गीकृत होगा। तो हरियाणा में जो हमने है वो 10% SC A और 10% SC B, यानी ठीक है नेहा जी, 10%। नेहा जी और मेहमानों का परिचय करवा दें। 10% नेहा जी ठीक है। नेहा जी योगेश सिहाग प्रवक्ता देखिए कांग्रेस की जुड़े हैं, राजवंत डाइनवाल जी प्रवक्ता एनएलडी के जुड़ गए हैं। स्वागत है राजवंत जी आपका, योगेश जी आपका, विवेक जी आपका भी। योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी क्या लग रहा है, आरक्षण वाला दांव कितना भारी पड़ सकता है आप लोगों पे?
हालांकि आप लोग भी सभी जातियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, मन से आप लोग यही कह रहे हैं। पिछली डिबेट में आपके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जात पात से ऊपर हम लोग इस बार राजनीति कर रहे हैं, सबको हम एक समान हम मान रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार और सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए, यह विषय आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भी 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, और उन्हें 400 सीटों की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करके, जिस तरह से ये सदन में किसानों के 3 काले कानून लेकर आए थे, विपक्ष को बाहर करके कोरोना काल के दौरान इन्होंने उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे चुना था। वो अलग बात है कि जो ही यूपी चुनाव आए तो इन्हें, वैसे तो किसानों की सूद नहीं ली इन्होंने, मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं किसानों के लिए बोला, ना ही खट्टर साहब ने। तो देखिए इनकी सोच जो है, और आज मैं अभी आपके हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बात को सुन रहा था। अब ये धर्म और जाति पे, हरियाणा में धर्म का कार्ड नहीं चल सकता, तो इन लोगों ने एक जाति का कार्ड शुरू कर दिया है। आज इन्होंने ये बात रखी कि आपने बीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी ने एक जो हर वर्ग को, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उनको हर जगह 36 बिरादरी को मान सम्मान देती है। अगर हम सवाल करें आपसे, दक्षिण हरियाणा की 2014 में भी मेजोरिटी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी की भूमिका से आपकी सरकार बनी थी। हमारे ही लोग जो आपने इंपोर्ट किए थे, आज भी हमारे लोगों का देखिए दबदबा है आपकी पार्टी में, इस बात की भी हमें खुशी है। तो जहां तक 2019 में आप 75 पार का नारा लेकर आए थे और 40 पे सिमट गए, तो कहीं ना कहीं न्याय इनकी पार्टी, अब आप बीसी की बात करते हो, 12 सीटों पे कम से कम यादव समाज का होल्ड है। इन्होंने किस तरह से उन्हें न्याय नहीं दिया, आज भी वो अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं कि एक जो मुख्यमंत्री की उनकी लड़ाई है वो अधूरी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, लोगों में डिवाइड एंड रूल की रहती है। अब ये एक वर्ग को ये नहीं समझ पाते कि हम क्या करें, किन्हें साथ लेकर चले। चलिए ठीक है योगेश जी, सबका एक एक रिएक्शन ले लें, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी के। विवेक जी, इस बार आप लोग का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जाट, युवा और दलित, मतलब कि 70-20 के फार्मूले पे आप लोग चल रहे हैं, और गठबंधन के बाद देखिए और भी आप लोग को उम्मीद है कि ज्यादा सीटें आ सकती हैं। विवेक चौधरी। विवेक जी की आवाज नहीं आ पा रही, एक बार चेक करिए ऑडियो। सागर जी, जी, मैं जी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुन रहा था। जी जी बोलिए। और दोनों बारी बारी एक चीज कहते हैं कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। सागर जी, पिछले दिनों अमित शाह जी हरियाणा में आए और उन्होंने स्टेज से कहने का काम किया, बढ़िया का बेटा हूँ, हिसाब करना जानता हूँ। क्या सिर्फ बढ़िया बिरादरी को हिसाब करना आता है? फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बीसी समाज का सीएम बना दिया। क्या सिर्फ नायब सिंह सैनी बीसी समाज के सीएम है या पूरे हरियाणा प्रदेश के सीएम? आज जो लोग कह रहे हैं कि हम जाति पाति की बात नहीं करते, वो लोग सबसे पहले जाति पाति का काम यूज करने का काम करते हैं। आज ये तो ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर हमने नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनसे ये तो पूछ लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये क्यों जाति पाति आपको याद आती, उससे पहले क्यों नहीं आती? हम आज चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करने का काम कर रही हैं आज हरियाणा प्रदेश की जनता का। मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस वाले कहते हैं हमसे बड़ा कोई ऐसी समाज का हितैषी नहीं है। कुमारी शैलजा को शायद ये ऐसी समाज में लगाते नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो बारी बारी ऐसी समाज से बना दिए जाते हैं, पर उन प्रदेश अध्यक्षों को किसी को भी, चाहे फूलचंद मुलाना हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे आज उदय भान जी हो, किसी को भी अपना संगठन नहीं बनाने दिया जाता। इस तरह का उत्पीड़न है। हम तो एक चीज जानते हैं, युवा सोच के साथ दो युवा एक साथ चले हैं और युवा की बात को समझेगा और युवा एक साथ चल के हरियाणा प्रदेश के हितों में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और युवा मुख्यमंत्री बनाने का आपकी बात
काम करेंगे। बिल्कुल विवेक हरियाणा चौधरी, प्रदेश आप लोग की जनता पार्टी की युवाओं पर देखिए बहुत ज्यादा फोकस भी कर रही है। पार्टी की तरफ से बयान भी आया कि आप लोग युवाओं को मौका देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है आप लोग का। देखिए ये सागर जी, पार्टी युवा है। मैं जितनी जी पार्टियां पैनल पे हैं सबसे युवा पार्टी हमारी है। जी और पार्टी युवा है, युवा की बात करती है, तो युवा को साथ लेके चलने का काम करेंगे। युवा ही थे जिन्होंने पार्टी को बनाने का काम किया। बिल्कुल 9 दिसंबर 2018 को जब पार्टी का निर्माण जींद की पांडु पिंडारा की धरती से हुआ, उस समय युवा ही थे जिनको। ठीक है विवेक जी, राजवंत टहलवाल की एंट्री अभी तक नहीं हुई है डिबेट में, एक बार उनसे भी सवाल ले लेते हैं। कंप्लीट कर रहा हूं सागर जी। जी। उस टाइम पे तमाम पार्टियों के लोग ये कहते थे ये क्या है, 200-400 छोरे का टोल है। पर उन 200-400 छोरों के टोल ने किस तरह 10 सीटें जीत के लाने का काम किया। और आने वाले चुनाव में वही 200-400 छोरों का टोल जो कांग्रेस को भी खटकता था, बीजेपी को भी खटकता था, अन्य दलों को भी खटकता था, वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा चेहरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है हरियाणा प्रदेश की। ठीक है सर, राजवंत टहलवाल जुड़ गए हैं, आज प्रवक्ता तक- एनएलडी के। राजवंत जी माफी चाहूंगा आपके पास देर से आ रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने देखिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बसपा से आप लोग के गठबंधन के बाद ऐसा लग रहा है कि SC/ST का एक बड़ा वोट बैंक आप लोग के साथ है। जातिगत समीकरणों को भी आप लोग देख रहे हैं और कैसी राजनीति चल रही है चुनाव को लेकर, राजवंत जी? देखिए चुनाव आ गए, स्वाभाविक है, उम्मीदवार तो डिक्लेयर करना ही है। तो इंडियन नेशनल पार्टी ने पहले से अपने उम्मीदवारों की अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन गठबंधन होने से, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होने से उम्मीदवारों के चयन करने में, सीटों के चयन करने में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि क्लियर करना जरूरी था। तो वो रोज हमारी बैठकें होकर डिक्लेयर किए जा रहे हैं सीटों का भी। जैसे हमारी सीटें डिक्लेयर हुई हैं, अनऑफिशियली तो हमारी और भी सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से अगर ना कहा जाए तो उसको जिस चीज पे चर्चा में लाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दें कि इंडियन नेशनल पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। ये सबको पता है कि वो किसान कमेरे मजदूर की बात करती है, और किसान कमेरे मजदूर वो किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, वो किसी जाति या किसी धर्म की बात नहीं करते। ये जाति और धर्म का काम, अगर लड़ाई लड़नी है किसी को या जाति और धर्म के ऊपर राजनीति किसी को करनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का काम है। वो हमेशा, कभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई अपना भाषण शुरू करती है या जब भी कोई भी कार्रवाई शुरू करती है, तो सबसे पहले जाति और धर्म को बीच में लेके आते हैं। उनके कोई भी आपने भाषण सुना होगा, वो कभी हिंदू और मुस्लिम से या जाति और धर्म से बाहर निकल ही नहीं पाते। उनका काम है। जबकि चौधरी देवीलाल की लगाया हुआ ये पौधा इंडियन नेशनल दल पर, और जो साहब काशीराम की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने एक सिर्फ और एक क्या है कि दलित, शोषित, पिछड़ा, वो किसी भी वर्ग का हो उसके साथ खड़े हैं। अगर उसको कोई जाति की राजनीति अगर कहता है तो वो कहना हमारे लिए, हम तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हम उसको सही नहीं मानते। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो भले इसको कुछ भी कहें। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि जो रिजर्वेशन को एक शब्द इन्होंने दे दिया, रिजर्वेशन, लेकिन असल में ये शब्द रिजर्वेशन को, अगर रिप्रेजेंटेशन शब्द को इन्होंने रिजर्वेशन का नाम दे दिया, ये गलत है ना। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को आगे लाने के लिए अगर उसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है तो उसको आरक्षण कहना, सोच ऐसी। ठीक है राजवंत जी, देखिए एक एक कमेंट आप लोग का हो गया। डिबेट को ओपन अप करते हैं, आते हैं सवाल जवाब पर। आप चारों पार्टियां बेशक ये कह लें कि हाँ जातिवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, तो ये पार्टियां और आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोग की नैया पार नहीं होने वाली है बिना जातिगत समीकरणों को साधे। बेशक आप लोग खुले मन से कहते रहे। सवाल नंबर 1 योगेश से आपसे, अब अगर आप लोग वाकई में जातिगत राजनीति नहीं करते हैं तो फिर भूपेंद्र हुड्डा को खुले मंच से ये क्यों कहना पड़ा कि अगर हम चुनाव जीते तो हो सकता है कि 4 हम डिप्टी सीएम बनाएं? इसकी आवश्यकता क्यों आ रही थी सर, क्या वजह है? देखिए सागर जी, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। हम प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हैं, हर वर्ग की जिसकी जितनी संख्या है एक उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं हम। अब वो जातिगत राजनीति का हिस्सा नहीं होता, हर वर्ग को उसकी, क्योंकि देखिए जो हमारी सर ये तो कान सर ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो ना सर। योगेश जी कान ऐसे पकड़िए वैसे, बात तो वही हो गई। देखिए नहीं, वो अलग, वो संविधान में हमारे जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिजर्व रखी गई है, लेकिन हमारा जो ओबीसी समाज है उन्हें सही ढंग से हिस्सेदारी मिले। हमारा इस तरह का उद्देश्य नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। जिनका हक था दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत जी का, यादव समाज का, उनके साथ कितना बड़ा धोखा इन्होंने किया।
वो पूरा दक्षिण हरियाणा अच्छी तरह समझता है। और अमित शाह जी आते हैं और देखिए तीसरी बार का मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देते हैं नायब सैनी जी को। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, विधायकों की राय का महत्व है। आप देखिए फिर चुनाव करवाने का क्या फायदा है अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की राय का ही महत्व नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, कुर्सी के लिए। तो प्रजातंत्र में कुछ व्यवस्था की गई है तो उसका मैं समझता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है और जो पूरे जो प्रदेश के लिए भी एक जो सही मैं नहीं समझता। हमारी पार्टी में विधायकों की राय का महत्व होता है। आज इनका बयान आया कि क्यों नहीं आप अपना मुख्यमंत्री एससी को डिक्लेयर करते, क्यों नहीं बीसी को करते। हमारा एक ही मुख्यमंत्री है जो हरियाणा का विकास करेगा, जो विधायकों की राय से चुना जाता है। ठीक है, चलिए योगेश जी आगे आएंगे और सवाल जवाब होंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संविधान में मुख्यमंत्री की बार बार ये जैसे जिस तरह के बयान देते हैं हमने ओबीसी, अरे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। संवैधानिक व्यवस्था में उसकी कोई जाति नहीं होती जब वो संविधान की शपथ लेता है। आप ये भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो प्रदेश की जनता आज इन्हें समझ चुकी है। और मैं एक और बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मैं जेजेपी के भाई की बात सुन रहा था, आज जो प्रदेश की जनता, मैं साधुवाद देता हूं हरियाणा की जनता को जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है कि यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक किसान मजदूर कमेरे वर्ग की और एक पूंजीपति वर्ग की। उन दोनों में से उन्होंने जिसको चुना है वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। अगर इन लोगों को मुश्किल से अगर कोई एक आध सीट इनका खाता भी खुल जाता है तो इनमें दौड़ लगती है पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचने की। तो हमारे लोगों ने, हरियाणा की जनता ने हमारा चुनाव लड़ा और जनता ने ये दिखा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और कांग्रेस ही उसका विकल्प है। जनता बदलाव चाहती, इन्होंने हर वर्ग को पीड़ित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं के साथ जो बेरोजगारी में शोषण किया, पर्चे लीक करवाए, ये कहते हैं पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है इनके सरकार में। ठीक है योगेश जी, हो सकता है कि देखिए आखिरी में नैया पार आपकी आईएनएलडी या जेजेपी ही लगा है, जैसा हमने पिछले साल देखा था। इस बार तो देखिए कई पार्टियां मूड बना रही हैं, हो सकता है आप लोग के साथ आ जाए। सबको साथ लेकर चलिए सर, कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए। नया दमन नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जनता के साथ समझौता है हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो विचारधारा के लोग हैं उनके साथ हम कभी भी नहीं जाने की सोच भी नहीं योगेश जी, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए जो मैंने पूछा। कुमारी शैलजा को दलित नहीं मानते क्या आप? कुमारी शैलजा, मैं जवाब देता हूँ। इतने प्रदेश एक मिनट, मैं इनको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आज भी कुमारी शैलजा जी हमारी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद है और एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी है, इसीलिए उत्तराखंड के प्रभारी हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चौधरी उदयवान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपकी तरह ये नहीं, आपने 4 साल मड़ाई खाई, प्रदेश को बीमारी बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेज पे कुमारी शैलजा नहीं होती। कहना क्या चाहते हैं कि दोगला रवैया क्यों अपना रहे हैं? आप एक साइड कहते हैं आप दलित प्रेमी हैं, एक साइड आप दलितों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। क्यों अशोक तंवर को आप दलित नहीं मानते? जिन्हें आपने पार्टी से निकलवाने का काम किया। क्या आप आज कुमारी शैलजा की भी वही हालात करना चाहते हैं जो आपने अशोक तंवर के साथ किया था? आज अशोक तंवर के साथ जो हुआ, उनकी गर्दन तक तोड़ी गई, उनकी एफआईआर तक नहीं होने दी, आज वही काम आप कुमारी शैलजा के साथ करना चाहते हैं क्या? कुमारी शैलजा को आप क्यों नहीं आगे आने देते? ऐसी क्या दिक्कत? जानकारी के लिए बता दूं, एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी केवल 4 साल क्या पद होता है? कुमारी शैलजा को पार्टियां ये नहीं समझ सकती। क्षेत्रीय पार्टियों में पद का कोई महत्व नहीं होता, हम समझ सकते हैं। आपके लोगों ने किसान आंदोलन अरे जो बात आपसे पूछी गई क्षेत्रीय पार्टियों की पूछी गई, आपकी पार्टी की पूछी गई, क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर आप सवाल करेंगे। चलिए योगेश जी, कोई बात नहीं सर, अगर एक घर में अगर बड़े बर्तन अगर खनकेंगे तो आवाज जाती है दूर तक, कोई बात नहीं। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और हरदीप सुरजेवाला सर, इन लोग की एक दूसरे से नाराजगी सर किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। तो सर आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं ना। पार्टी के लोगों को समझाइए, आपको अगर अपना अस्तित्व। चलिए बहुत ज्यादा देखिए वक्त मैंने आपको दिया। नया धवन के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता बीजेपी की वो भी है। नया जी, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ब्राह्मणों का वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश की, कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी आरक्षण को लेकर दांव खेला, तो लगभग सभी जातियों को आप लोगों ने साथ लिया है।
या फिर आप भी ये कहेंगे कि नहीं हम लोग इससे ऊपर राजनीति कर रहे हैं इस बार? सागर जी, मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को एक जवाब देना चाहूंगी। बड़ी चतुराई से, सफाई से वो इस बात से निकलते हुए नजर आए, जो जातीय जनगणना की जो है मेयर लेते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी से पूछा जाता है कि आप अपनी जाति बता दीजिए, तो तब वो कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते। हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के एक रैली में ये बयान थे कि जहां से आए हैं वहां वापस भेज देंगे, तब क्या जाति और समाज की बात नहीं करते? जेजेपी और आईएनएलडी के प्रवक्ता भी ये बात कह रहे थे कि हम जाति की बात नहीं करते, हम ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। लेकिन खुद जब दुष्यंत चौटाला जी आईएनएलडी में ही थे और उनकी एक रैली के अंदर एक बहुत ही वायरल हुआ था ये वीडियो कि मैं सबसे पहले अपने समाज का हूं, और अभय सिंह चौटाला जी और अजय चौटाला जी भी ये बात कहते हुए बिल्कुल पीछे नहीं दिखे। बहुत से वीडियोस ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें तो मतलब कि नेहा जी देखिए, अगर आपने सभी पार्टियों का जिक्र किया नेहा जी, तो मतलब कि आप मेरे ख्याल से मेरी बात से आप एग्री आप होंगी कि यहाँ पार्टियों का जो बेड़ा पार नहीं होने वाला है बिना जातिगत समीकरणों को साधे। देखिए, एक चीज इसको समझने का फर्क है सागर जी, सभी जातियों के बारे में सोचना, सभी जातियों का पार्टिसिपेशन होना, सभी जातियों का राजनीति में पूरा हस्तक्षेप हो, इस बात को सुनिश्चित कराना, एक तो ये विचार है। और एक ये विचार है कि पहले मैं समाज का हूं, फायदा है तो जाति जनगणना करवा लीजिए, और फायदा नहीं है तो जाति की बात मत करिए। ये जो दोयम दर्जे की राजनीति है, दोयम दर्जे की रणनीति है, ये हम अपनाते नहीं हैं। हम ये बात पूरी तरह से मानते हैं कि ऐसे समाज का, ओबीसी समाज का, जनरल समाज का, जिसमें ब्राह्मण हो, बनिया हो, पंजाबी हो, जाट समुदाय है, यानी कि 36 बिरादरी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका हस्तक्षेप राजनीति में पूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन तो नेहा धवन, क्या आप ये भी कह रही हैं कि हाँ भूपेंद्र हुड्डा भी सही है इस मामले में? अगर वो वो डिप्टी सीएम बना रहे हैं, प्रत्येक जातियों से जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो भी गलत नहीं है, जाहिर सी बात है। क्यों मैम? तो डर था ना सागर जी, वो तो डर था, क्योंकि वो खुद चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, ताकि कांग्रेस के जो सभी लीडर्स हैं वो उनको अपना नेता मान ले, उनको मुख्यमंत्री का फेस मान ले, ना तो कांग्रेस के अन्य नेता जो है वो सुरजेवाला जी की तरफ और कुमारी शैलजा की तरफ नहीं जाए, वो तो उनको बरगलाने की बात थी। और दूसरा, वो एक ऐसा भ्रम छोड़ना चाहते थे हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने कि अगर मैं बनता हूं तो मैं तुमको रेवड़ियां दे दूंगा। वो रेवड़ी और डर की बात थी, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहां पर आप फायदे के लिए उन वोट्स का इस्तेमाल करें, फायदे के लिए अपने नैरेटिव बदल दें। और एक छोटा सा नैरेटिव मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ, कांग्रेस की लगता है मीटिंग्स में प्रवक्ताओं को एक आदेश दिया गया है कि आप जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कांग्रेस से बड़े लीडर, उनको आप अपने और हमारे कहना शुरू कर दीजिए। कल पूरा दिन केवल ढींगड़ा जी भी यही बात बोलते रहे, ये हमारे लोग जो आप कर रहे हैं ना योगेश जी, अगर इनको आप अपना मानते तो अपने पास सहेज के रखते। आप कुलदीप जी जैसे, अशोक तंवर जी जैसे, वीरेंद्र सिंह जी की तरह बहुत जल्द वापसी करने वाले हैं वो लोग। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का क्या रहा, वो आपके साथ क्यों नहीं रह पाए? आज हमारे लोग, वीरेंद्र सिंह जी ने घर वापसी क्यों कर ली? दिख रहा है आपको, हमारे दिख रहे हैं, आज कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हुड्डा साहब की रणनीति रही है, हुड्डा साहब ने दमन की राजनीति की है, हुड्डा साहब ने हमेशा हर किसी को काटने की राजनीति की है। आप जोड़ने की बात कर रहे थे, जबकि हुड्डा साहब की नीति तोड़ने की है। कांग्रेस को आज देश की जनता समझती है नेहा जी, अच्छी तरह से समझती है प्रदेश की जनता कौन प्रदेश के लिए देशी है हुड्डा साहब की। आप सही सच बोलिए ना, सच बोलने से क्यों घबराते हैं? क्यों आप रणदीप सुरजेवाला जी की आप आज डिबेट में उनकी जो है अच्छाई बता दीजिए, आप कुमारी शैलजा जी की अच्छाई बता सकती है, आप क्यों नहीं है? क्यों नहीं अच्छाई? वो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है नेहा जी, और एक बड़े प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे सीनियर नेता है। आपकी तरह जो आज नायब सैनी जी और खट्टर साहब में जो खटास है, आपके नायब सैनी जी खट्टर साहब के अलग ग्रुप बन गए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं नेहा जी, आपके अलग अलग ग्रुप हैं। आप कहिए तुम्हारी देखिए, हमें चिंता विज साहब की भी सता रही है, हमें उन्हें उनकी चिंता है।
विज साहब की चिंता, वो एक बुजुर्ग नेता है, उनको आपने घर बैठा दिया है। नेहा जी सोचिए थोड़ा। तोड़ने की नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है। इस बात को जब तक आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ लेता तब तक आप समझिए, आपने विज साहब के साथ क्या नाइंसाफी की। खट्टर साहब इतने आज भी परेशान हैं। आज वो नायब सैनी जी से जुदा हो गए हैं। और वो मैं आपको एक और बता दूं, उस बहम में आपके नायब सैनी जी करनाल विधानसभा छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, नायब सैनी जी करनाल से। ठीक है, चलिए नेहा धवन योगेश जी, नेहा धवन योगेश जी देखिए लौट कर आऊंगा। लंबा वक्त आप लोगों ने लिया। राजवन डहीवाल प्रवक्ता एनएलडी के हैं। राजवन जी, हमारी टीम जो है देखिए 90 विधानसभा सीटों का सर्वे कर रही है और एक एक विधानसभाओं की पूरी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, उस पर रिपोर्ट इस समय हमारी टीम बना रही है। हमने देखा कि आईएनएलडी का ग्राफ पिछले 10-15 सालों में लगातार साल दर साल किस तरह से गिरता चला गया। क्या सर खामियां कहां पे हैं और कहां पे सुधार करने की आवश्यकता है ताकि अब ये गाड़ी जो है थोड़ी तेज और रफ्तार से चले? राजवन जी, चुनाव में उतार चढ़ाव कोई पहली बार नहीं आता। ये हमारी पार्टी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये अक्सर चलता रहता है। इंडियन नेशनल पार्टी चौधरी देवीलाल के जो सिपाही हैं वो इन संघर्ष को झेलना जानते हैं। उनको पता है कि जनता को जब बरगलाया और बहकाया जा सकता है, वहां पर उनको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इंडियन नेशनल पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जनता को ये चीज समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता हमारी बात को समझने की बजाय जो विपक्षी जो पार्टीज हैं उनके बहकावे में आ जाती है। और किस प्रकार से उनके बहकावे में आई, जो एक तरफा सरकार लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दी थी, और आप देखिए किस प्रकार से उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की हरियाणा की जनता हो रही है। उसका मतलब ये है कि इनके बहकावे में आकर उन्होंने वोट दिया था। अब उनको ये चीज पता लग गया कि असल में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से हरियाणा के लोगों का सर्वनाश करने का काम किया है, किस प्रकार उनको विकास में रोकने का काम किया है, किस प्रकार उनको शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। आज जब उनको हम जाकर गांव गांव गली गली जब ये बताते हैं तो उनको एक चीज समझ में आती है कि जो लोग ये कहते हैं, भले ही इनकी बात में हमें कम सच्चाई नजर आई, लेकिन इनकी बात में ये हकीकत है कि ना कांग्रेस इन लोगों की है, ना भारतीय जनता पार्टी इनकी है। असल में चौधरी तो मतलब कि राजवन जी, मैं मान के चलूं कि इस बार आप लोग के वोट शेयर में क्रांतिकारी बदलाव हम देखेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगा। निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। कारण क्या है? कारण यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब दो कैडर बेस्ड पार्टीज के कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, जनता की लड़ाई को लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना बनती है। और वो पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों राष्ट्रीय दल है। और राष्ट्रीय दल जो है वो जनता से वोट तो लेते हैं, लेकिन जब धरातल के जब काम कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं या अपने पार्टी के नफे नुकसान को देखते हैं। वही क्षेत्रीय दल है जो जनता की समस्याओं का उनका समाधान करने के प्रयास करते हैं। उनको केवल और केवल ये देखता है कि जनता के भलाई के लिए अगर हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय दल भी कहीं ना कहीं उनके साथ आने का काम करते हैं और वो भी क्षेत्रीय दल को अपनी सपोर्ट करने का काम करते हैं। इस बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2018 की जब हम बात करें, जब हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था, तो बच्चे बच्चे की जुबान पर एक चीज आ गई थी कि अब इनेलो और बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ वजह ऐसी हुई जिसकी वजह से पार्टी का विघटन हो गया और हमारी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व, क्या इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन किया है क्या? नहीं, पिछली बार का जो मैं बताता हूँ, नेशनल पार्टी का क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, इनको सत्ता से, हरियाणा की सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए, इसके लिए हमने चौधरी देवीलाल और साहब काशीराम, जो केवल दलित, शोषित, पिछड़े और कर्मचारी और कल्याण किसान कमेटी की बात करती है, हमने उनके साथ गठबंधन किया है, जो जनता की समस्याओं को समझती है और उनका समाधान कैसे किया जाए उनको समझती है। इसलिए जनता हमारे साथ आने को भी तैयार है और जनता का जो हम सहयोग मिल रहा है तो उससे स्वाभाविक है हम एक बार एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। और क्योंकि जनता को ये पता है कि चौधरी देवीलाल के सिपाही किस हिसाब से काम करते हैं, उनको हमारे ऊपर विश्वास है। ठीक है सर। विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के हैं। विवेक जी, आईएनएलडी क्या नेता ये कह रहे थे जब आप लोगों ने गठबंधन किया कि शून्य पर और शून्य अगर मिल जाएगा तो परिणाम शून्य ही आना है, कोई फायदा नहीं होने वाला आप लोग को? अगर भाई ये तो समय बताएगा शून्य कौन है और कौन किसके साथ मिलेगा और किसका परिणाम शून्य आएगा, वो तो समय बताएगा। और आज कोई भी अगर इस तरह की बात करता है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह दिया जाए तो गलत नहीं है। हम तो एक चीज जानते हैं
मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से पूछा, जो जो सवाल पूछे उनके पास उनके जवाब नहीं थे। मैंने नेहा दमन जी से जो सवाल किए उनके पास उसके जवाब नहीं थे। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से जो सवाल किए उसके पास उनके जवाब नहीं थे। पर आज बात देखने की है, यही हालात फील्ड के हैं। आज जनता सवाल पूछ रही है दोनों ही पार्टियों से, पर इनके विवेक जी शायद देखिए कुछ जवाब तो योगेश जी ने आपका दिया था। नेहा धवन आपको सुन पा रही हैं? जो आपके सवाल एक बार पूछिए, देखते हैं जवाब दे पाएंगे कि नहीं। विवेक जी पूछिए। नेहा धवन जी से मैं यही पूछा था कि जाति पाति की अगर आप बात करते हैं कि हम नहीं करते, तो अमित शाह जी ने स्टेज से क्या कहा था उसी को आप बता दीजिए कि अमित शाह जी बढ़िया के बेटे हैं, या पहले बैठे किसी और को हिसाब करना नहीं आता, सिर्फ अमित शाह जी को हिसाब करना आता है, या बढ़िया बिरादरी। विवेक जी देखिए पर्सनल कमेंट नहीं, कौन किसका बेटा है क्या है, सवाल पर आइए सीधे सर। अमित शाह जी ने कहा था मैं बढ़िया का बेटा हूँ, मैं हिसाब करना जानता हूँ, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा। जो उन्होंने बयान दिया मैं उस बयान को कोट कर रहा हूँ, जो बयान उनके द्वारा दिया गया मैं उसको कोट कर रहा हूँ। और अमित शाह, सागर जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ बताइए, नेहा जी बोलिए। चलिए विवेक जी सवाल आपका सुन लिए सर। सूर्या समाचार ऐसे बयानों को मंच नहीं देता सर। देश के गृह मंत्री हैं वो, अगर इस तरह के पर्सनल कमेंट अगर आप करेंगे तो सही नहीं है। ठीक है, नेहा धवन का जवाब ले लेते हैं। विवेक जी जवाब ले ले रहे हैं नेहा जी का। नेहा जी जवाब दीजिए। कोई बयान दिया है उसी को मैंने दुष्यंत चौटाला जी जब मंच पर खड़े होके पहले जाट समुदाय की बात करते हैं तब आप कहाँ थे? जब दुष्यंत, मैं आपको भेजूंगी, आपके पर्सनल व्हाट्सएप करूंगी आपको पर्सनल नंबर पे। जब वो पहले ये कहते हैं कि मैं समाज का हूँ, बाद में छत्तीस बिरादरी का हूँ, बाद में हरियाणा प्रदेश की जनता का हूँ, तब आप क्या करते हैं? आपकी तो रणनीति ही 36 बिरादरी की रही है विवेक जी। देखिए इस तरह सब्जी मंडी बंद बढ़ाइए। चैनल की डिबेट का मेरा आग्रह है आप प्रवक्ताओं से। 36 बिरादरी की बात करते हैं, हमने तो हरियाणा की बात की है, हमने हरियाणा समरसता की बात की है, हम हमेशा हरियाणा की 36 बिरादरी की बात करते आए हैं। कौन सा ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसमें हमने किसी एक समाज की बात की हो? हमारे तो मुख्य तक अपने समाज का नाम साथ में नहीं जोड़ते थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। वो तो ये कहते थे कि मैं हरियाणवी पहले हूँ, मैं अपने समाज का ही नहीं हूँ। क्या बात करते हैं विवेक जी? आप तो सबसे पहले उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें हमें। ठीक है चलिए विवेक चौधरी, नेहा धवन, विवेक चौधरी, आप दोनों लोग की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही क्योंकि लगातार देखिए आप लोग एक दोनों तरफ से बोले जा रहे हैं। मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोग को। नेहा धवन, विवेक चौधरी, मैं आप लोग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ पा रही, आप लोग एक साथ ही बोले जा रहे हैं। ठीक है योगेश जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। ठीक है नेहा जी लौट कर आएंगे। नेहा जी लौट कर आऊंगा, विवेक जी लौट कर आऊंगा। 2 मिनट आप लोग रिलैक्स कर लीजिए सर। योगेश जी आज के दिन जो आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब जो भी मौजूदा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, क्या इससे पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है क्या, या फिर फैसला सही है? सागर जी मैं बिल्कुल आपकी बात पर आ रहा हूं, परंतु मैं जो मेरे प्रवक्ता साथियों से एक आग्रह करूंगा, ये एक राष्ट्रीय चैनल पे इस तरह एक डिबेट का एक स्टैंडर्ड होता है। इस तरह से आप जो इंटरप्ट कर रहे हो एक दूसरे की बात में, आप प्रदेश की जनता क्या समझती है, आप अपने समय पर अपनी बात रखिए। अब मैं आपकी बात का बिल्कुल, और जो एक प्रमुख बात है, नेहा जी से मेरा एक सवाल है, आपकी सांसद कंगना रनौत जी जो मोदी जी की बहुत ही लोकप्रिय सांसद है, उनसे उन्होंने 750 किसानों को किस तरह से बलात्कारी बताया, करोड़ों योगेश जी मुझे लगता है कि हुड्डा जी की लोकप्रिय नेता कौन है, जरा वो भी देखिए आपने किस तरह से फिर आप वही बात कर रहे हो। मैं चलिए योगेश जी डिबेट का एंकर मैं हूं सर, पहले मेरे तो सवाल का जवाब दे दीजिए। आपस में तो आप लोग कर ही रहे हैं शुरू से, और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, डेकोरम मेंटेन करके रखिए मैम डिबेट का। योगेश जी सवाल मेरा यही कि जो आज के दिन फैसला लिया गया कि राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद जो भी हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। कुमारी शैलजा की बहुत सारी उम्मीदें थी, रणदीप हुड्डा की बहुत सारी उम्मीदें थी, दीपेंद्र हुड्डा की माफ करिएगा, और उधर देखिए सुरजेवाला साहब को भी झटका लगा है। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के हुए सिर्फ 3 महीने का समय हुआ है, तो पार्टी ने कुछ सोच समझ कर ही विचार करके यह निर्णय लिया है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी पहली मीटिंग थी,
तो उसमें जो भी अगर निर्णय हुआ है, क्योंकि वो अभी सभी सांसद है, कुमारी शैलजा जी मैं बताना चाहूंगा सिरसा से लोकसभा की सांसद है, और हमारे प्रवक्ता जेजेपी के भाई को मैं बता दूं, आप क्षेत्रीय पार्टी में कार्यरत हैं, राष्ट्रीय पार्टी में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी का क्या दायित्व होता है? योगेश जी आपने 4 बार बता दिया सर कि वो एआईसीसी में मेंबर हैं और वो वहां से सांसद हैं। सर मुझे भी याद है प्रभारी हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूं सर कि कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा का बयान ही आया था कि हाँ अगर मुझे पार्टी अगर जिम्मेदारी अगर देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। उम्मीदें और ख्वाब उन्होंने पाल कर बैठे थे ये वाले। देखिए मुझे नहीं लगता शैलजा जी एक बहुत सीनियर नेता है, और जब भी पार्टी का आदेश होता है तो वो पार्टी के ही निर्णय को, लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्हें बोला गया तो उन्होंने लोकसभा चुनाव, सिरसा की जिम्मेदारी दी उन्होंने सिरसा से चुनाव लड़ा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रणदीप सुरजेवाला जी हमारे क्योंकि राज्यसभा सांसद है, तो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं ताजा ही, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी का निर्णय मैं समझता हूं बिल्कुल एक जो निर्णय किया है उसका स्वागत भी करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हर नेता को, क्योंकि उनके कंधों पर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं। अच्छा योगेश जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के परिणाम आ जाए फिर उसके बाद किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए और किसी सीट से उपचुनाव कराना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए ये विधायकों की राय का हमारी पार्टी में महत्व है, ना कि मुख्यमंत्री की पहले घोषणा नहीं की जाती। ये पार्टी का एक हर स्टेट में एक जो डेकोरम रहा है, जो विधायक दल का अपना नेता चुनते हैं, उनकी राय ली जाती है, उसके बाद फैसला होता है हमारे। इसलिए क्योंकि जनता के वोट का महत्व है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह मुख्यमंत्री थोपे नहीं जाते। यहाँ खट्टर साहब आए, 9.5 साल उन्हें थोप दिया, मैं प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य मानता हूँ। चलिए ठीक है योगेश जी, देखिए इस फैसले के बाद पार्टी में एकजुटता बनी रहे, ये उम्मीद हम करेंगे और आप लोग भी यही चाहेंगे कि वहां पर कोई उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो। आज जो गुटबाजी की समस्या है उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल स्थिति में जूझ रही है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के गुट बन गए अलग अलग। आज उनकी टिकटों के लिए लड़ाई चल रही है। विज साहब को इन्होंने, इतने सीनियर नेता उनको घर बैठा दिया। मुझे महसूस हो रहा है, देखिए उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। और देखिए मतलब कि वही हाल है योगेश जी आप लोग का, अपने घर में कैसे हालात हैं हमें मतलब नहीं है, पड़ोसी के घर में झाक ताक हम कर रहे हैं, क्यों? देखिए नहीं, उनका मुझे महसूस हो रहा है, देखो दिल से बिल्कुल, क्योंकि उनकी हम मान सम्मान करते हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के साथ इन्होंने क्या किया, जितने सीनियर नेता थे उनको खुले लाइन लगा दिया इन लोगों ने। देखिए राव इंद्रजीत जी इतने बड़े कद्दावर नेता है, 15 सीटों पर उनका प्रभाव है हिरवाल बेल्ट में, उनसे विधायक लेना चाहते हैं ये, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते। ये कहां का न्याय है? अच्छा चलिए, जो आपके सवाल थे नेहा धवन उसका जवाब दे दें, क्योंकि देखिए इन सवालों से इत्तेफाक को कितना रखती हैं वही बताएंगे। नेहा धवन जो ये बात कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी में भी कई सारे गुट बन गए हैं, दोनों दिग्गज नेताओं में इस समय दो फाड़ हो रही है, कांग्रेस का जो ये कहना है, क्या क्लैरिफिकेशन है क्या आपके पास इसका? सागर जी, सबसे पहले तो आज की इस डिबेट के पूरे पैनल में एकमात्र महिला प्रवक्ता होने के नाते आई ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ योगेश त्याग जी, what he told at that time that मोदी जी की करीबी शब्द कहकर आप क्या जताना चाह रहे थे, और आप बहुत कोट कर रहे थे इन लाइनों को। कंगना रनावत जी के आगे आपने कहा मोदी जी की करीबी, इससे क्या मतलब? नेहा धवन जी अभी तक एकदम आप ट्रैक पर थे, कोई बात नहीं। कंगना रनावत के बयान को और पार्टी ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, आज के दिन इस टॉपिक को डिबेट में जगह नहीं दे रहे हैं। आपने माफी मांगी? नेहा धवन जी योगेश जी, क्या एक्शन लिया? नेहा धवन जी योगेश जी आज के दिन क्या टिप्पणी की? नेहा धवन जी योगेश जी, नेहा धवन जी सुनिए मेरी बात, योगेश जी मेरी बात सुनिए। नेहा धवन जी योगेश जी, लिसन टू मी मैम प्लीज। नेहा धवन जी मेरी बात सुनिए, क्या हमारी टीम ने आपको फोन करके बताया था कि आज के दिन हमारा डिबेट किस पे है? हमारी टीम ने बताया था कि नहीं आपको? सागर जी, आपका विवेक ये बात कहने के लिए आपको अलाउ करता है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि हम उनके बयानों को जगह नहीं दे रहे मैम। कंगना रनावत पर हमारी डिबेट नहीं है आज। मुझे स्टैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती सागर जी, और मैं आपकी डिबेट का 1 मिनट नहीं खाती अगर आप। चलिए नेहा धवन, जो मैंने आपसे सवाल किया, जो आपके पार्टी में दिग्गज नेताओं को लेकर, आपका जवाब दूंगी
कहूंगी और मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, मैं कभी बीच में नहीं बोलती। मेरे साथी प्रवक्ता रजवंत जी और विवेक जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मैं हमेशा लॉजिकल डिबेट करती हूँ। शायद सागर जी आपके साथ मेरा पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है, ये बात मेरे साथी प्रवक्ता आपको बता देंगे। मैं केवल अपने पॉइंट पर रहती हूँ और अपने सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक है मैम, देखिए आप अभी तक पॉइंट पर रही, यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि पॉइंट पर ही चर्चा करें हम। बिल्कुल, मैं पॉइंट पर आपकी बात आ रही हूँ। जो गुटबाजी की बात योगेश जी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने दामन के छेद देख लीजिए। अपने दामन के छेद देखने चाहिए, ना कि दूसरे के। जब भी आपसे प्रश्न आपके जो है गुटबाजी का किया जाता है, आप आईना मोड़कर जो है वो बीजेपी का दृश्य दिखाने लगते हैं। बीजेपी में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो मंच पर होती हो। बीजेपी में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो माइक में बोली जाती हो। बीजेपी में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो अखबार में छपती हो। बीजेपी में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है हम कार्यकर्ता झूठे। बीजेपी में कोई ऐसी गाली आपसे मार पीट हो, ये सभी का सभी आपकी कार्यकर्ता करते हैं। और आपकी पार्टी की जो लड़ाई है वो लोगों की नहीं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्ची के मुंह में है। बच्चे बच्ची की जुबान पर कहानियां हैं कि कैसे किस तरह से हुड्डा जी सुरजेवाला जी के खिलाफ बोलते हैं, कुमारी शैलजा जी हुड्डा जी के बयान को ही देती है मीडिया में। खुद हमारी पार्टी में ऐसा कोई दृश्य नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और संयमी है। ठीक है, नया धवन जी पैनल में दो और देखिए पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं, उनका भी सम्मान हमें करना है। राजवंत दहीनवाल भी हैं, विवेक चौधरी भी हैं। विवेक चौधरी जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चल रहा है, अब मुद्दे की बात पर आए कि जो 6 बड़े झटके आप लोगों को लगे हैं, इससे उबरने के लिए आप लोग की प्लानिंग इस समय क्या है? कैसे 10 सीटों को 50 सीटों पर लाया जाए, क्योंकि आप लोग यही उम्मीद अब लगाए बैठे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या रणनीतियां बना रहे हैं? सागर जी, मैं तो एक चीज जानता हूँ, आप कह रहे हैं झटके लगे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी का सुधार हुआ। जो लोग स्वार्थी थे वो लोग चले गए, जो लोग संघर्षशील थे वो आज भी साथ में। और अगर कोई विधायक गया है तो विधायक को बनाने वाला कार्यकर्ता आज भी मौजूद है और मजबूती से मैदान में खड़ा है। और आज 1 और 1 11 का काम चंद्रशेखर जी और दुष्यंत जी साथ मिलके करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज जानते हैं, आज बहुत सी बातें की जा रही हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। अगर पैनल के ऊपर बैठे तमाम प्रवक्ताओं को ही देख लें, क्या इनके पास कोई युवा प्रवक्ता नहीं था? हम तो एक चीज जानते हैं, युवाओं की पार्टी है, युवा की बात जानती है, युवा के हित का काम करने का काम जानती है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के स्नेह से, प्यार से आज आने वाली 4 तारीख को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बनने जा रहे हैं। लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जेजेपी खत्म हो गई, जेजेपी ऐसे हो गई, जेजेपी वैसे हो गई, पर जब नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद आप देखिएगा कि किसान कमेरे की सरकार बनाने का काम जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश में करेगी। हम तो एक चीज देख रहे हैं सागर जी, आज बातें की जा रही हैं, लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, लोगों ने बीजेपी को भी देखा। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की नाकामियों के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई थी। आज अगर बीजेपी से लोग तंग हैं तो कांग्रेस दोबारा कैसे सोच रही है कि हम दोबारा सरकार में आ जाएंगे? कोई 10 साल की ऐसी अचीवमेंट थी क्या? बिल्कुल, देखिए विवेक जी, मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा सभी पार्टियों के साथ है सर, कोई एक दिन में बड़ा नहीं होता है। आप लोग भी 50 सीटों पर आइए सर, उम्मीद हम कर रहे हैं। राजवंत जी देखिए बहुत देर मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम बनाने जा रहे हैं। आज बहुत सी बातें लोगों द्वारा की गई, बहुत सी बातें कही गई। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी अगर बात की जाए, ताऊ देवीलाल के विचारधारा की पार्टी है, ताऊ देवीलाल के विचारधारा को लेके चलने वाली पार्टी है। आज ताऊ देवीलाल की विचारधारा को लेके ही हम चले थे, जब 9 महीने में मात्र 10 सीटें लेके आने का काम हमने किया था। और सरकार में जो रह के जो लोगों से वादे हमने किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। और वही जो विजन था उसको देखते हुए आज भाई चंद्रशेखर जी दुष्यंत जी के साथ आ खड़े हुए और उन्होंने गठबंधन करके। चलिए ठीक है सर, दौड़ में शामिल होने वाले हर एक खिलाड़ी को उम्मीद होती है कि नंबर 1 पे हम आएंगे, तो वो भरोसा बरकरार रहना चाहिए आप लोगों का सभी को खुद पर, ताकि वो बेहतर पार्टी प्रदर्शन करे। राजवंत दहीनवाल प्रवक्ता एनएलडी के। राजवंत जी, अगर देखा जाए तो इस बार बसपा से आप लोग की जो यहाँ पे साठगांठ बेहतर दिखाई दे रही है,
या आप लोगों ने क्यों किया, इसके पीछे की मेन वजह क्या है? क्योंकि देखिए हमने तो देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मायावती ने कमाल किया था, हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त उन्हें मिली है। क्या जो एक बड़ा वोट बैंक है दलित समाज का, या आप लोग एकदम ठान के चलें कि अगर उनको शामिल हम करेंगे तो हमारे पाले में आ जाएगा? राजवन डेनवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दिया, पहले ही बता दिया कि हम किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। लेकिन ये चीज आपको भी पता है कि जब वोट बंटते हैं और वोट अगर इकट्ठे होते थे, वोट बंटते हैं तो नुकसान होता है, वोट इकट्ठे होते थे स्वाभाविक उसका फायदा होगा। यहीं पर जो एक सोच है वो सोच एकजुट हुई है। चौधरी देवीलाल और साहब काशीराम जी की जो सोच है वो एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेगी तो लगभग उन लोगों को नुकसानदायक होगी जो जाति और धर्म और राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनको नुकसान होने वाला है इसका। और वो बात केवल और केवल वो जनता की वोट को बटोरने के चक्कर में और हवा में कह रहे हैं कि बोलो इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। असल में हम जनता के दिलों में घर बना चुके हैं। जनता के घर घर में जाकर हमने अपनी नीतियों को बताया है। जनता को ये पता लग गया कि चौधरी देवीलाल और साहब काशीराम की नीतियां किस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होंगी। उन योजनाओं के बारे में जब उनको पता लगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुटे हैं। और मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि 2024 का जो चुनाव है वो इनेलो और बसपा गठबंधन का चुनाव है। जब जनता को जब गठबंधन के लिए एक मजबूत विकल्प मिला है तो स्वाभाविक है उसके साथ जुट रहे हैं। और जनता जिसके साथ होगी तो वो स्वाभाविक सरकार भी बनाएगी। तो हम सरकार इसीलिए बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आगामी जब चुनाव के अब जब हमारी सीटें डिक्लेयर हो रही है तो उससे भी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल दल के कार्यकर्ता और उसके जो ठीक है राजवन जी, देखिए डिबेट अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक एक मिनट का वक्त होगा चारों पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास। आप लोग को अब देखिए अपनी बातें रखनी है। कंक्लूजन पर है हम अब शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ। योगेश जी, क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर बेहतर, प्रदेश की जनता से क्या आप कहना चाहेंगे? और यही नहीं, इस बार के चुनाव में अगर आप लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे, प्रदेश में सरकार बनाएंगे, तो ये खुद पर भरोसा क्यों? योगेश जी। देखिए सागर जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से यही आग्रह है कि वो जो 10 साल का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसने हर वर्ग को लाठियों गोलियों से पीटने का काम किया है। और जो सबसे बड़ा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला पहलवानों के साथ किस तरह से ज्यादती की और 750 किसानों की शहादत, जिस पर अब भी इनके जो सांसद किस तरह से अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर हमारा खून खोल उठता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता जो किसान विरोधी है वो जनता ये समझने की आवश्यकता है। और आप इनके जो पूर्व के अब के मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उन्होंने कितनी चिंता जाहिर की है जेजेपी के लिए कि कुछ तो अच्छा करे, वो भी प्रदेश की जनता बिल्कुल समझ रही है। उनका इशारा किस तरफ है, वो वोट काटू और जो सिर्फ उन लोगों को कोई मौका नहीं देगी प्रदेश की जनता। और कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और 1 तारीख को इन्होंने तो हमें हरियाणा मांगे हिसाब नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो, लेकिन जो जनता इनका 1 अक्टूबर को हिसाब करने जा रही है अपनी वोट की चोट से। जी ठीक है, टाइम अप सर। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी के। नेहा धवन, आप लोग भी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, ये खुद पर भरोसा क्यों? आप लोगों ने क्यों माना हुआ है कि आप लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? क्या आप लोग को लगता है कि जितने वादे आप लोगों ने 2 बार के घोषणा पत्रों में शामिल किए वो वाकई में आज तक पूरे हो पाए हैं? नेहा धवन। सागर जी, निश्चित रूप में हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित रूप पर। क्योंकि हमने हर वर्ग के उत्थान के काम किए हैं। हमने दलित और दबले कुचले वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए और जनरल समुदाय के लिए निष्पक्ष होकर समरसता के भाव के साथ उत्थान के काम किए हैं। हमने अपने जितने वादे किए थे 2014 में भी और 2019 में भी, जो हमारे संकल्प पत्र में निहित थे, चाहे वो केंद्र के लोकसभा के हों और चाहे वो विधानसभा के हों, हमने उसमें मोर देन 90% अपने काम पूरे किए। 283 घोषणाएं थी हमारे घोषणा पत्र में, जिसमें से 232 जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय पर क्रियान्वित हो चुकी थी। और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी ने अन्य जो घोषणाएं थी उनको क्रियान्वित करने का काम किया। और जहां तक बात थी साम दाम दंड भेद, विपक्ष इंडी गठबंधन में लोकसभा के चुनाव से पहले चला चुका है, अपने सारे ब्रह्मास्त्र चला चुका है। सब झूठ, सब भ्रम अब दूर हो चुके हैं। जनता समझ गई है
कि केवल और केवल किसानों की बात करने वाले लोग किसानों के हित में कभी काम नहीं कर पाए। काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो मजदूरों के लिए काम हो, चाहे किसानों के लिए काम हो, चाहे महिला की सुरक्षा के काम हो, चाहे दलितों की सुरक्षा के काम हो। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस बार तीसरी बार हमें समर्थन जरूर मिलेगा। ठीक है सर, शुक्रिया। विवेक चौधरी भी जुड़े। विवेक चौधरी, क्या आप लोगों को इतना लगता है कि दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के लोगों का इतना भरोसा जीत लिया कि ये जो आंकड़ा 10 सीटों से है वो 50 तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा? बिल्कुल सागर जी, मैं तो एक चीज जानता हूँ, जनता ही थी जिन्होंने 10 सीटें देने का काम किया और जनता जनार्दन ही है जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम हरियाणा प्रदेश में करेगी। हम तो एक चीज देख रहे हैं आज, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, सभी की जुबान पे एक ही नाम है, दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला का वो फोबिया, अगर बात करूं मैं तमाम पार्टियों से, अगर पूछूं कि कोई एक नेता दुष्यंत चौटाला के कद का उनके पास हो तो बताने का काम करें, जो अगले 40 साल राजनीति कर सकता हो। आज इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये चीज जानते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की गलियों में, राजनीतिक गलियारों में या शहर गांव में अगर बात करें तो एक चर्चा तमाम चल चुकी है कि दुष्यंत चंद्रशेखर आए साथ, ना खिलेगा कमल ना रहेगा हाथ। आज हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में यही चर्चा है कि दो युवा एक साथ आ चुके हैं, किसान कमेरे की आवाज उठाने का काम करेंगे। आज छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, ठीक है सर, टाइम अब सर, वक्त बहुत कम है, की आवाज उठाने का काम। ठीक है, आखिरी सवाल इनेलो से होगा। सर, उम्मीदों को जो एक नया पंख मिला आप लोगों को, जो जनाधार सिमट गया था, ऐसा लग रहा है कि इस उम्मीदों को उड़ान अब मिलने वाली है। उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं गठबंधन के बाद, ऐसा क्यों? प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे और क्या कुछ नया? नहीं, नया कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रदेश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के साथ हरियाणा की जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है। और वहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो लगातार विपक्ष की मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी उनको किस प्रकार सपोर्ट करते रहे, किस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा की सीट उनको परोसने का काम किया, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनने का काम किया उन्होंने, वो हरियाणा की जनता को सब कुछ पता है। इस चीज को किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब हरियाणा की जनता यही तो चाह रही है कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो केवल हमारी सोचे, जो जनता के हित के बारे में सोचे। यहाँ पर निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ी रही है इन्होंने। चाहे अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कभी भी किसी भी जाति, धर्म, किसी भी समाज के बारे में कोई बात नहीं की। वो केवल और केवल अपने बापू, मैं और मेरा बेटा। ठीक है, चलिए राजवंत जी, जो उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं वो उम्मीदें आप लोग की पूरी हों और आप लोग बेहतर प्रदर्शन करें, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। शुक्रिया राजवंत जी आपका, नेहा जी आपका, योगेश जी आपका भी चर्चा में जुड़े आप, और शुक्रिया जेजेपी का भी। तो चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर कौन सी पार्टी इस समय दमदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी मोड में सभी पार्टियां हालांकि एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन नतीजे 4 अक्टूबर को इंतजार उसी का। नमस्कार।